कभी कभी रात इतनी शांत होती है कि लगता है ब्रह्मांड खुद सो गया है, पर इस खामोशी के भीतर भी कुछ चल रहा होता है। कहीं कोई तारा बुझ रहा है, कहीं कोई नई दुनिया जन्म ले रही है, और कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही है। मैं हूं स्वरा और आप सुन रहे हैं अनंत इन्फिनिट। यह वो जगह है जहां हम नींद से पहले ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी कहानियां सुनते हैं। ऐसी कहानियां जो डराती भी हैं, सुलाती भी हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह सब सिर्फ तारों का खेल है, या कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे चल रहा है। आज की रात हम उस यात्रा पर चलेंगे जहां विज्ञान सपनों जैसा लगता है और सपने विज्ञान बन जाते हैं। तो अपनी आंखें बंद करो, सांसें धीमी करो और अपने भीतर की खामोशी को सुनो, क्योंकि अब शुरू होती हैं कॉस्मिक विस्पर्स, ब्रह्मांड की 5 अनसुनी कहानियां। हर कहानी एक नया रहस्य खोलेगी, हर रात तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले जाएगी, जहां प्रकाश भी रुक जाता है और सन्नाटा बोलता है। कहानी पहली, वाटर इन स्पेस, अंतरिक्ष में पानी का रहस्य। सुनिए स्वरा के साथ। कल्पना करो उस क्षण की जब अभी कुछ भी नहीं था, न तारे, न रोशनी, न कोई दिशा, बस शून्य। फिर अचानक एक विस्फोट, द बिग बैंग, और ब्रह्मांड ने पहली बार अपना दिल धड़काया। उस विस्फोट से ऊर्जा निकली, प्रकाश निकला और उससे जन्मे पहले 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी सब कुछ अभी होना बाकी था। अरबों वर्षों बाद जब पहले तारे जन्मे और मरे, उन्होंने अपने भीतर कुछ नया गढ़ा, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से हाथ मिलाया, वहीं उस ठंडे अंधेरे में पहली बार पानी का अणु बना, H2O। यह कोई नदी नहीं थी, कोई बूंद नहीं थी, बस एक ठंडी बर्फीली धूल थी जो ब्रह्मांड के गहरे कोनों में तैरती थी। और वही थी जीवन की पहली फुसफुसाहट। तारा पानी का पहला निर्माता है। हर तारा एक भट्टी है। वो अपने भीतर तत्वों को गढ़ता है, जैसे लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन। जब तारा मरता है तो यह सब अंतरिक्ष में बिखर जाता है। हाइड्रोजन पहले से मौजूद थी, ऑक्सीजन अब उसमें घुल गई और वहां शून्य के भीतर पानी ने जन्म लिया। यानी पानी किसी ग्रह की देन नहीं, बल्कि तारों की राख से जन्मी आत्मा है। हर बार जब कोई तारा बुझता है, वो अपनी आखिरी सांस के साथ जीवन का तत्व छोड़ जाता है। ठंडे अंधेरे बादलों की गोद अब यह पानी, धूल और गैस के ठंडे बादलों में जमा हुआ। वहां तापमान -250 डिग्री सेल्सियस था और रोशनी लगभग शून्य। धीरे धीरे पानी के अणु धूल के कणों से चिपके और बने माइक्रोस्कोपिक आइस ग्रेन्स, छोटे छोटे बर्फीले फूल। ये कण अरबों वर्षों तक तैरते रहे और ब्रह्मांड की हर दिशा में फैल गए। जब कोई नया तारा या ग्रह बनता, तो यही बर्फीले कण उसकी मिट्टी में घुल जाते और इन बर्फीले कणों ने मिलकर बड़े पत्थर बनाए। यही थे धूमकेतु, जो अंतरिक्ष के बर्फीले बीज थे। जब पृथ्वी नई बनी थी,
गर्म, पिघली हुई, जलविहीन, तभी ये धूमकेतु उससे टकराए। हर टकराव के साथ थोड़ी बर्फ पिघली, थोड़ी भाप उठी और ठंडी होकर बारिश बन गई। वो बारिश नहीं थी, वो तो ब्रह्मांड की पहली बरसात थी। और यहीं से शुरू हुआ धरती पर महासागरों का जन्म। शुरुआत में धरती पूरी तरह दहकती हुई थी। लावा, आग और धूल, कुछ भी स्थिर नहीं। मगर भीतर गहराई में पानी की छोटी मात्रा पहले से फंसी थी, ग्रह निर्माण के समय से ही। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, वो भाप बनकर ऊपर उठी, बादलों में जमी और फिर गिरी, निरंतर, लगातार, हजारों वर्षों तक। धरती पर पहली बार समुद्र बने। वो लहरें नहीं थी, वो ब्रह्मांड का स्पंदन था, विशाल, H2O, क्लाउड। अब आओ उस रहस्यमय जगह पर जो हमारे कल्पना से भी परे है। वैज्ञानिकों ने एक सुपरमासिव ब्लैक होल क्वासर के पास लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर इतना बड़ा जलवाष्प का बादल खोजा है कि उसमें धरती के महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना पानी मौजूद है। सोचो, इतना पानी कि पूरी आकाशगंगा उसमें डूब सकती है। वो भाप के रूप में है, फैली हुई हजारों प्रकाश वर्षों के दायरे में। कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, बस एक मौन महासागर जो प्रकाश में नहीं, शून्य में बहता है। वो जगह हमें बताती है कि पानी सिर्फ ग्रहों की वस्तु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। जहां नए जल जन्म लेते हैं, ओरियन नेब्यूला। वो जगह जहां तारे पैदा होते हैं। यह गैस और धूल का विशाल पालना है, एक सृजन स्थल। यहाँ जलवाष्प के घने बादल हैं, जहां हर नया तारा बनने से पहले पानी की बूंदें आकार लेती हैं। अगर उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनका कुल द्रव्यमान पृथ्वी के महासागरों से लाखों गुना अधिक होगा। यह वो जगह है जहां पानी अब भी जन्म ले रहा है, हर पल, हर नई रोशनी के साथ। धरती के अलावा मंगल पर भी बर्फ जमी है, धरती के ध्रुवों जैसी परतें जिनमें पुराना जल छिपा है। नासा ने पुष्टि की है, वहां कभी नदियां बहती थी। शायद जीवन की कोई छाया भी थी, जो पानी के साथ ही खत्म हो गई। और अब भी जब मंगल पर तूफान उठते हैं तो धूल में वो जमी हुई नमी ऊपर आती है, मानो कोई पुराना ग्रह अपनी यादें फूंक रहा हो। जुपिटर का चांद यूरोपा और शनि का एनसेलेडस दोनों के नीचे है विशाल महासागर, बर्फ की मोटी चादर के भीतर। एनसेलेडस तो अपने ध्रुवों से पानी के फव्वारे उछालता है, बिल्कुल जैसे धरती पर ज्वालामुखी लावा उगलते हैं। यानी सौरमंडल के बाहर भी पानी अब भी बह रहा है, बस वह तरल नहीं, गुप्त है। जो महसूस कर सकता है, पानी सिर्फ रासायनिक अणु नहीं है। क्वांटम अध्ययन बताते हैं कि H2O अपनी संरचना बदल सकता है, ऊर्जा सहेज सकता है और कंपन महसूस कर सकता है। शायद इसी वजह से हर जीव, हर कोशिका में पानी संवेदना लेकर आता है। पानी बहता नहीं, सुनता है। सोचो, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर आज तक हर लहर, हर बादल, हर आंसू उसी पानी से बने हैं।
वो कभी तारे की राख था, कभी किसी धूमकेतु की पूंछ में तैरता था, और अब तुम्हारे शरीर में बह रहा है। जब तुम रात में सोने से पहले पानी का एक घूंट पीते हो तो समझो तुम उस ब्रह्मांड को पी रहे हो जिसने कभी तुम्हें जन्म दिया था। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां पानी है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं ब्रह्मांड खुद को पहचानता है। अब अगली कहानी में हम चलेंगे सूर्य के ओर। स्टारडस्ट कनेक्शन। हम तारों की धूल हैं। कभी बहुत पहले, जब समय का कोई नाम नहीं था, ब्रह्मांड की गहराई में सिर्फ अंधकार था। फिर अचानक एक तारे ने जन्म लिया। वो जला, और उसके भीतर गढ़े गए पहले तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, और फिर धीरे धीरे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, वही तत्व जो बाद में हमारे शरीर का हिस्सा बने। जब वो तारा बूढ़ा हुआ तो उसने विस्फोट किया। वो बिखर गया और उसकी राख अंतरिक्ष में तैरने लगी। वो राख ही स्टारडस्ट थी। वही धूल आज हमारी सांसों में है, हमारी हड्डियों में, हमारे खून में। जब तुम गहरी रात में आसमान देखते हो तो याद रखना, जो चमक वहां है वही तुम्हारे भीतर भी है। तुम तारों के बने हो, सचमुच। हर तारा जब अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो एक विस्फोट करता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उस विस्फोट में निकलने वाली ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि वह अंतरिक्ष को हिला देती है। इसी आग में बनते हैं लोहा, सोना, कैल्शियम और कार्बन जैसे तत्व। यानी जिस लोहा से तुम्हारा खून लाल है, वो किसी तारे की मौत से जन्मा है। हर सांस जो तुम लेते हो, हर धड़कन जो तुम्हारे सीने में गूंजती है, वो किसी पुराने तारे की राख से बनी है, जिसने खुद को मिटाकर हमें बनाया। जब ये तारों की धूल ठंडी हुई तो वो गैस और बर्फ के साथ मिलकर बादल बन गई, यानी कॉस्मिक क्लाउड्स। धीरे धीरे ये बादल सिमटे, घूमे, और उनमें से बने ग्रह। धरती बस एक जमी हुई तारे की राख है। वो वही धूल है जो कभी किसी जलते सूरज का हिस्सा थी। हमारा घर, हमारा आकाश, हमारी हर चीज किसी पुराने तारे की याद है जो अब नहीं है। हमारे शरीर का 97% हिस्सा उन्हीं तत्वों से बना है जो तारों के भीतर पैदा हुए। हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन, हमारे दिल की लय में धड़कता लोहा, हमारी हड्डियों में कैल्शियम, सब तारों की देन है। जब तुम मैं कहते हो, वो मैं वास्तव में अरबों साल पुरानी तारों की कहानी है। तारे मरते हैं, लेकिन उनका पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। वो घूमता है, मिल जाता है, और फिर किसी नए रूप में जन्म लेता है। शायद तुम्हारे भीतर का कोई परमाणु कभी किसी दूर के सूरज का हिस्सा रहा हो, या तुम्हारी आंखों की चमक किसी प्राचीन सुपरनोवा की गूंज हो। हर इंसान ब्रह्मांड का चलता फिरता अंश है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि तारों की धूल में सिर्फ धातु नहीं, जैविक अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं।
यही जीवन के बीज हैं। ये पहले से ही ब्रह्मांड में बिखरे थे। जब धरती बनी तो वही स्टारडस्ट यहां गिरी और जीवन ने जन्म लिया। तो शायद हम किसी योजना का नहीं, बल्कि किसी तारे की विरासत का हिस्सा हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसमें अरबों तारे हैं, हर एक तारा, हर एक विस्फोट एक नई कहानी बनाता है। अगर तुम किसी शांत रात में देखो तो वो चमक सिर्फ रोशनी नहीं, वो अनगिनत जीवनों की राख है जो अब आकाश में तैर रही है। कभी कभी कोई उल्कापिंड धरती पर गिरता है और उसके भीतर पाए जाते हैं स्टारडस्ट के टुकड़े। नासा ने ऐसे उल्कापिंडों में अमीनो एसिड्स पाए हैं, यानी जीवन के मूल अणु। इसका मतलब साफ है, हमने जीवन बनाया नहीं, हमने उसे पाया। शायद आत्मा कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि यह एहसास है कि हम कभी किसी सितारे के दिल में धड़कते थे और अब हम उसे याद कर रहे हैं, हर धड़कन के साथ। जब तुम आसमान की ओर देखते हो और कुछ अजीब सा अपनापन महसूस करते हो, वो सिर्फ कल्पना नहीं है। तुम सचमुच उस ब्रह्मांड के बच्चे हो जिसकी राख अब तुम्हारी नसों में बह रही है। एक दिन जब सूरज बुझेगा, हमारी धरती भी उस धूल में बदल जाएगी जो किसी और तारे को जन्म देगी। वही स्टारडस्ट फिर से जीवन बनेगी, फिर कोई नया हम जन्म लेगा। रात जब बहुत शांत हो जाए तो आंखें बंद करके सुनो, तारे अब भी फुसफुसा रहे हैं, कह रहे हैं हमने तुम्हें बनाया था और एक दिन तुम फिर हमारे पास लौट आओगे, क्योंकि अंत में हम सब बस तारों की धूल हैं जो फिर से तारों में लौट जाएगी। हर धड़कन में किसी दूर के सितारे की लय बस गई है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, अगर ये तारे, नेब्यूला और गैलेक्सियां बोल पाती तो उनका संगीत कैसा होता? क्योंकि यह सारा ब्रह्मांड सिर्फ रोशनी से नहीं, ध्वनि की लहरों से भी भरा हुआ है। ध्वनियां जो सुनी नहीं जाती लेकिन महसूस की जा सकती हैं, ब्लैक होल की कंपन में, पल्सर की धड़कन में और अंतरिक्ष की गहराई में फैले उस कॉस्मिक म्यूजिक में जो हर दिशा से हमें घेरता है। अब वक्त है उस अदृश्य संगीत को सुनने का जो शुरुआत से ही बज रहा है, बस हमारी सुनने की सीमा से परे। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं अगली कहानी में। कॉस्मिक म्यूजिक, ब्रह्मांड की अनसुनी ध्वनियां, एक ब्रह्मांडीय यात्रा जहां भावनाएं और विज्ञान साथ चलते हैं। क्या तुम जानते हो, ये पूरा ब्रह्मांड लगातार बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज हम सुन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ध्वनि को माध्यम चाहिए, हवा, जल या ठोस पथ, और अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह शून्य है। जहां हवा नहीं, वहां पारंपरिक अर्थों में आवाज भी नहीं। फिर भी वहां कंपन है, तरंगे हैं, लय है। ये तरंगे रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स या प्लाज्मा वेव्स के रूप में मौजूद हैं। वैज्ञानिक इन्हें सीधे कानों से नहीं सुन सकते, पर उन्होंने इन्हें सोनिफिकेशन नामक तकनीक से ध्वनि में रूपांतरित किया है। इस तरह जो ब्रह्मांड पहले मौन लगता था,
अब एक जीवित संगीत बन गया है। तो अब चलो उस अदृश्य संगीत को सुने, जहां ब्लैक होल ढोल बजाता है, पल्सर दिल की तरह धड़कता है और नेब्यूला किसी ब्रह्मांडीय लोरी की तरह फुसफुसाता है। तो पहले हम समझेंगे ब्लैक होल की गूंज, द वॉइस ऑफ द अबिस। कल्पना करो, एक ऐसा शून्य जहां समय खुद ठहर जाता है। वहीं से निकली वह सबसे गहरी आवाज जो कभी दर्ज की गई। नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने 2003 में पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में यह कंपन पकड़ी। वैज्ञानिकों ने गैस के बादलों में हल्की सी तरंग देखी। वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण दबाव से बनी थी। जब उसे साउंड में बदला गया तो वह एक भी नोट निकली, लेकिन इतनी गहरी कि वह पृथ्वी की सुनने की सीमा से 57 ऑक्टेव नीचे थी। अगर यह आवाज सुनी जा सकती तो वह किसी विशाल ढोल की धीमी गहरी गूंज जैसी होती, जैसे कोई अनंत शून्य सांस ले रहा हो। ब्लैक होल गाता नहीं, पर उसका मौन खुद एक गूंजता हुआ गर्त है, जहां हर कण अपनी आखिरी ध्वनि छोड़ जाता है। आगे हम महसूस करेंगे पल्सर की धड़कन, द कॉस्मिक हार्टबीट। जब कोई विशाल तारा मरता है तो उसका हृदय बज जाता है न्यूट्रॉन स्टार के रूप में। वह हर सेकंड दर्जनों बार घूमता है और रेडियो वेव्स भेजता है, बिल्कुल दिल की धक-धक की तरह। 1967 में जोसेलिन बेल बर्नेल ने पहली बार इन्हें पकड़ा, जब उन्हें रेडियो टेलीस्कोप में टिक 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 जैसी नियमित ध्वनि सुनाई दी। पहले उन्हें लगा शायद एलियंस का सिग्नल है, पर नहीं, यह था एक पल्सर, एक धड़कता हुआ तारा। अगर इसे सुना जाए तो यह किसी हार्टबीट मशीन जैसी लय देता है, स्थिर, सटीक और रहस्यमय। मानो कोई मृत तारा भी कह रहा हो, मैं अब भी जिंदा हूं। आप जानते हैं क्या हमारे सूर्य की आवाज कैसे है? तो चलिए जानते हैं सूर्य की सांस, द विस्पर्स ऑफ द सन। हमारा सूर्य गाता है। उसकी सतह पर प्लाज्मा वेव्स उठती हैं, जो हर कुछ मिनटों में पूरे सूर्य में घूम जाती हैं। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इन तरंगों को कैद किया, और जब उन्हें ध्वनि में बदला गया तो वह किसी विशाल सीटी या गूंजते बादल जैसी सुनाई दी। यह हेलियोसीस्मोलॉजी कहलाती है, जहां वैज्ञानिक सूर्य के भीतर की कंपनें सुनते हैं। अगर यह आवाज इंसान सुन सके तो ऐसा लगे जैसे कोई जीवित अग्नि का गोला सांस ले रहा हो। कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी भयंकर विस्फोट, यही है सूर्य का संगीत। जीवन और विनाश का सुर। क्या आपको पता है कि बिग बैंग की भी आवाज है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड हूं, यानी द साउंड ऑफ द बिगिनिंग। 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसके फैलाव की कंपन अब भी अंतरिक्ष में फैली हुई है। उसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। 1992 में कोब और बाद में प्लैंक सैटेलाइट ने इस ध्वनि की छाया मापी। फिर वैज्ञानिकों ने उसे सोनिफाई किया और एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि बनी,
जो किसी दूर की समुद्री लहरों जैसी है। यह वही है ब्रह्मांड का जन्म राग, धीमा लेकिन अनंत, हर दिशा में फैला हुआ, हर चीज में गूंजता हुआ। यह है नेब्यूला की लोअरी, जिसे कहते हैं द सिंगिंग क्लाउड्स। आइए जानते हैं ओरियन और कारिना नेब्यूला की आवाज। जहां नए तारे जन्म लेते हैं, वहीं गैस और धूल के बादल गाते हैं। नासा ने हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा को ध्वनि में बदला तो यह किसी शांत दिव्य संगीत जैसा निकला। इसमें कोई इंसानी ताल नहीं थी, बस धीरे धीरे बढ़ती गहराई, जैसे किसी माँ के गर्भ में सुनाई देने वाला लयबद्ध कंपन। अगर इसे सुना जाए तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी नवजात तारे को लोरी सुना रहा हो। तो चलिए अब धरती की ओर, द सिंगिंग प्लैनेट। हमारी धरती भी बोलती है, बस बहुत धीमे स्वर में। भूकंप, समुद्री लहरें, बिजली, ये सब इंफ्रासाउंड तरंगे पैदा करती हैं। नासा के गोज सैटेलाइट्स और इंफ्रासाउंड मॉनिटर्स ने इन्हें रिकॉर्ड किया। जब इन्हें सुना गया तो यह किसी गहरी सांस या धीमे लयबद्ध कंपन जैसी लगी। धरती अपनी हर धड़कन में फुसफुसाती है, मैं जीवित हूं। क्या आपको पता है कि शनि के छल्लों की धुन यानी द रिंग्स रेजोनेंस कैसिनी? तो जब यान ने शनि के छल्लों से रेडियो तरंगे रिकॉर्ड की तो वैज्ञानिकों ने उनमें एक रहस्यमय कंपन पाया। उसे साउंड में बदला गया और परिणाम किसी फ्यूचरिस्टिक सिंथेसाइजर जैसा इलेक्ट्रॉनिक संगीत। हर कण, हर पत्थर अपनी धुन में झूमता है, जैसे कोई विशाल ब्रह्मांडीय डिस्क घूम रही हो और हर परत अलग सुर में गा रही हो। क्या आपको ऑरोरास पता है तो चलिए सुनते हैं ऑरोरा की गुनगुनाहट, द सिंगिंग लाइट्स। फिनलैंड और नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव की अरोरा बोरियालिस से क्रैकलिंग आवाजें रिकॉर्ड की। ये आवाजें तब बनती हैं जब सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। अगर इन्हें सुना जाए तो वे किसी जादुई आग की चटकती लपटों जैसी लगेंगी। यह धरती और अंतरिक्ष की ऊर्जा नृत्य की आवाज है, जहां रोशनी और ध्वनि एक साथ बहती हैं। गैलेक्सीज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाएं, तो देखते हैं गैलेक्सियों का युद्ध। हाँ, द क्लैश ऑफ द टाइटन्स। जब दो आकाश गंगाएं टकराती हैं तो उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। लीगो और वोगो डिटेक्टर ने 2015 में इन्हें पहली बार पकड़ा जब दो ब्लैक होल टकराए थे। उन तरंगों को साउंड में बदला गया और वह एक वूप जैसी आवाज थी, धीरे धीरे बढ़ती, फिर अचानक गिरती। यह किसी विशाल ड्रम बीट की तरह थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। हर चीज का एक अंत होता है, ब्रह्मांड का अंतिम सुर, द लास्ट नोट। एक दिन तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सियां ठंडी पड़ जाएंगी और शून्य फिर मौन हो जाएगा। पर उस अंतिम क्षण में शायद एक आखिरी कंपन बचेगी। वह वही लय होगी जो शुरुआत में थी।
ब्रह्मांड एक आखिरी राग गुनगुनाएगा, धीमा, शांत, लेकिन अनंत। और तब मौन ही फिर से संगीत बन जाएगा। तो ये थी ब्रह्मांड की सिम्फनी, जहां विज्ञान और रहस्य साथ गाते हैं। हर आवाज एक साक्ष्य है कि ब्रह्मांड सिर्फ दिखता नहीं बल्कि गाता भी है। ब्रह्मांड की ध्वनियां अब भी गूंज रही हैं, कहीं ब्लैक होल की गहराइयों में, कहीं नेब्यूला की लहरों में। हमने सुना कि अंतरिक्ष कभी पूरी तरह मौन नहीं होता। हर जगह कोई न कोई संगीत है जो पदार्थ और ऊर्जा के नृत्य से बनता है। पर अगर जरा ध्यान से सुनो तो इन सबके पीछे एक और भी गहरी ध्वनि छिपी है, एक ऐसी लय जो हर तारे को थामे हुए है, हर आकाश गंगा को एक सूत्र में बांधे रखती है। वह ध्वनि है गुरुत्व की, एक ऐसा अदृश्य आलिंगन जो न सिर्फ ब्रह्मांड को जोड़ता है बल्कि जीवन को भी संभव बनाता है। तो हम आपके लिए अगली कहानी लाए हैं, ग्रेविटी की। 17वीं सदी, इंग्लैंड के एक छोटे से बाग में हवा हल्की थी। सर आइजक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके विचार अनंत में खोए थे और तभी एक सेब टहनी से टूटा, धीरे से धरती पर गिरा। पर न्यूटन ने सिर्फ गिरता हुआ फल नहीं देखा, उन्होंने उस गिरावट में एक प्रश्न देखा, ये नीचे ही क्यों गिरा? वो सवाल इतना साधारण था कि किसी ने कभी पूछा ही नहीं, और इतना गहरा कि उसने पूरी मानव सभ्यता की सोच बदल दी। न्यूटन ने महसूस किया जैसे धरती उस सेब को खींच रही हो, और तब उन्होंने समझा, हर वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है, उसके द्रव्यमान और दूरी के अनुपात में। यह वह पल था जब इंसान ने पहली बार जाना, हम सब ब्रह्मांड के हर तारे की तरह एक अदृश्य डोर से बंधे हैं। चांद आसमान में इसलिए नहीं गिरता क्योंकि धरती उसे खींचती है, उतना ही जितना उसकी कक्षा में टिके रहने के लिए चाहिए। सूरज ग्रहों को खींचता है, ग्रह अपने चंद्रमाओं को, और यह अदृश्य नृत्य ही ब्रह्मांड की लय बनाता है। सदियां बीती, विज्ञान बढ़ा, सोच गहरी हुई। फिर आया अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो व्यक्ति जिसने कहा न्यूटन सही थे। लेकिन कहानी अधूरी थी। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि गुरुत्व किसी चीज को खींचता नहीं बल्कि स्थान और समय को मोड़ देता है। स्पेस और टाइम अलग नहीं, वो एक ही कपड़ा है जिसे कहा जाता है स्पेस टाइम फैब्रिक। कल्पना करो, यह ब्रह्मांड एक रेशमी चादर की तरह है। अगर उस पर एक भारी गेंद रखो तो वह कपड़ा झुक जाएगा, और अगर कोई छोटी गेंद उसके पास से गुजरे तो वह सीधी नहीं जाएगी बल्कि झुके हुए रास्ते पर घूम जाएगी। यही गुरुत्व है। धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, वह बस उस झुकी हुई जगह में फिसल रही है जिसे सूरज के द्रव्यमान ने बनाया है। गुरुत्व अब एक बल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की भाषा बन गया, जहां वस्तुएं समय और स्थान की लहरों में नाचती हैं। साल 2015, धरती पर 2 विशाल डिटेक्टर, लीगो नाम के प्रयोग। उनका काम था स्पेस टाइम की सूक्ष्मतम तरंगों को सुनना।
14 सितंबर 2015 की सुबह एक ऐसा कंपन दर्ज हुआ जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यह था 2 ब्लैक होल के टकराने की धड़कन। 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर 2 ब्लैक होल एक दूसरे में समा गए। उस टकराव से जो लहरें उठीं, वो स्पेस टाइम के ताने बाने में फैल गईं और आखिरकार हमारी धरती तक पहुंची। वो तरंगे थी ग्रेविटेशनल वेव्स, इतनी सूक्ष्म कि एक परमाणु से भी छोटी, पर उनके अंदर था ब्रह्मांड की धड़कता हुआ इतिहास। नासा ने जब इन तरंगों को आवाज में बदला तो जो सुनाई दिया वो था एक गहरी, भारी वूप जैसी आवाज। वो गुरुत्व का संगीत था जो अरबों साल बाद हम तक पहुंचा। अब सोचो, अगर यह गुरुत्व अपनी ही हदें पार कर जाए तो? जहां खिंचाव इतना बने कि कुछ भी न बच सके, वो जगह है ब्लैक होल। यह वह बिंदु है जहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं, जहां गुरुत्व इतना तीव्र होता है कि प्रकाश तक वापस नहीं लौट सकता, जहां समय रुक जाता है और अंतरिक्ष खुद में सिमट जाता है। पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल से उठती गुरुत्वीय लहरें पकड़ी। उन्हें ध्वनि में बदला गया और पाया गया कि वो एक बी नोट है जो हमारी सुनने की सीमा से 57 ऑक्टेव नीचे है। सोचो, ब्रह्मांड की गहराई से एक अदृश्य बेस गूंज रहा है, इतना धीमा कि कोई कान उसे नहीं सुन सकता, पर हर परमाणु उसकी धड़कन महसूस कर सकता है। वो ब्रह्मांड का सबसे गहरा स्वर है, गुरुत्व का असली राग। आइंस्टाइन ने बताया, जहां गुरुत्व ज्यादा, वहां समय धीरे चलता है। मतलब अगर तुम ब्लैक होल के पास खड़े हो तो तुम्हारे लिए 1 सेकंड धरती पर सालों में बीतेगा। यानी गुरुत्व न सिर्फ जगह बल्कि समय को भी पकड़ सकता है। इसीलिए इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में समय का झुकाव असली भौतिकी पर आधारित है, क्योंकि गुरुत्व सिर्फ चीजों को नहीं खींचता, वो वक्त को भी झुका देता है। हमारी आकाशगंगाएं ऐसे घूमती हैं जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें थामा हो। अगर केवल दिखाई देने वाला पदार्थ होता तो सब बिखर जाता। वैज्ञानिकों ने पाया, एक अदृश्य द्रव्य है जो सबको जोड़ता है। वह है डार्क मैटर। वह रोशनी नहीं छोड़ता, पर उसका गुरुत्व सब जगह महसूस होता है। यह ब्रह्मांड की रीढ़ है जो हर गैलेक्सी को टूटने से बचाती है। पर ब्रह्मांड सिर्फ सिमट नहीं रहा, वह फैल भी रहा है। और इस फैलाव का कारण है डार्क एनर्जी, एक रहस्यमय ताकत जो गुरुत्व के विपरीत काम करती है। गुरुत्व खींचता है, डार्क एनर्जी दूर धकेलती है। यह दोनों ही एक ब्रह्मांडीय टग ऑफ वॉर में है। शायद किसी दिन यह फैलाव इतना बने कि तारे भी अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएं और ब्रह्मांड मौन में खो जाए। गुरुत्व सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं, यह अस्तित्व की भावना है। यह वो आलिंगन है जो हर कण को दूसरे से जोड़ता है। हम सब उसी अदृश्य जाल में बंधे हैं। धरती हमें थामे है, सूरज धरती को, आकाश गंगाएं एक दूसरे को। अगर गुरुत्व न होता तो न तारे होते, न जीवन,
न वो नींद जो हमें हर रात ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो जब अगली बार तुम चलो, गिरो या किसी सितारे को देखो, याद रखना तुम गिर नहीं रहे, तुम बस ब्रह्मांड के आलिंगन में हो। गुरुत्व ने हमें बनाया, हमारा मार्ग तय किया और शायद एक दिन हमें फिर उसी केंद्र में लौटा देगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। क्योंकि गुरुत्व सिर्फ एक बल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी भावना है, जहां गिरना वास्तव में प्रेम में पड़ना है। पिछली कहानी में हमने सुना था ग्रेविटी सीक्रेट, गुरुत्व का अदृश्य आलिंगन। वहां हमने जाना कि गुरुत्व सिर्फ खींचने वाली ताकत नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम का मुड़ना है। पर अब सवाल उठता है, वो अदृश्य कपड़ा आखिर है क्या, जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है? वो कौन सी चादर है जो तारे, ग्रह और रोशनी सबको बांध कर रखती है? कल्पना करो, एक अनंत कैनवास हर दिशा में फैला हुआ है, न दिखता है, न छू सकते हो, पर फिर भी उसी पर पूरी हकीकत टिकी है। वो है स्पेस टाइम फैब्रिक। जब कोई तारा जन्म लेता है तो ये कपड़ा थोड़ा सा उभरता है, जैसे किसी पानी की सतह पर लहर। जब कोई ब्लैक होल जन्म लेता है तो ये कपड़ा फटने लगता है और उस जगह की गहराई अनंत हो जाती है। ब्रह्मांड इस कपड़े की सिलवटों में सांस लेता है और हम सब बस उस अदृश्य बनावट के रेशे हैं। एक साधारण से सेब ने एक जिज्ञासु दिमाग में सवाल जगाया, सेब हमेशा नीचे क्यों गिरता है? न्यूटन ने देखा, सोचा और समझ लिया, धरती उसे खींच रही है। यहीं से ग्रेविटी शब्द का जन्म हुआ। लेकिन न्यूटन का ब्रह्मांड सख्त था, एक घड़ी की तरह नियमों से बंधा हुआ। वो नहीं जानता था कि ये नियम खुद स्पेस के झुकने से बनते हैं। वो नहीं जानता था कि टाइम भी एक दिन झुक सकता है। 1905 से 1915 तक आइंस्टाइन का दिमाग किसी उफनते तारे जैसा जलता रहा। वो सोचता था, अगर मैं किसी प्रकाश किरण पर सवार हो जाऊं तो क्या देखूंगा? और यही सोच एक नई सदी की नींव बनी। आइंस्टाइन ने बताया, ग्रेविटी कोई खींचने वाला बल नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का झुकाव है। तारे और ग्रह उस झुके हुए रास्ते पर चलते हैं क्योंकि वो खुद उसे महसूस करते हैं। सूरज पृथ्वी को खींच नहीं रहा, बल्कि सूरज के चारों ओर का स्पेस टाइम झुका हुआ है और पृथ्वी बस उसी वक्रता पर बह रही है, जैसे पानी के ऊपर चलती नाव, जो रास्ता खुद पानी ने बनाया है। अब सोचो, एक रबर शीट को खींचकर चारों कोनों से बांध दिया जाए। बीच में एक भारी गेंद रखो तो शीट नीचे धंस जाएगी। अब छोटी गेंद उसके पास घुमाओ, वो बड़ी गेंद की तरफ मुड़ेगी। यही है ग्रेविटी की सबसे सरल कल्पना। पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा विचित्र है। यह शीट सिर्फ स्पेस की नहीं, बल्कि टाइम की भी है। यानी जब कोई वस्तु भारी होती है तो वो अपने आसपास स्पेस को झुकाती है और टाइम को धीमा कर देती है। जहां गुरुत्व ज्यादा होता है, वहां वक्त धीरे चलता है।
ब्लैक होल के पास तो समय लगभग रुक ही जाता है। कल्पना करो, एक जुड़वा भाई धरती पर रहता है और दूसरा किसी ब्लैक होल के पास जाता है। वह कुछ घंटों बाद लौटता है, पर जब वो अपने भाई को देखता है, वो बूढ़ा हो चुका होता है, जबकि वह खुद वैसा ही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन का सिद्धांत है। वजह? ब्लैक होल के पास टाइम झुक जाता है, लगभग रुक जाता है। जहां टाइम रुक जाए, वहां अस्तित्व स्थिर हो जाता है। 2015 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा सुना जो पहले कभी नहीं सुना गया था। 2 ब्लैक होल टकराए, उनके टकराने से स्पेस टाइम में तरंगे उठीं। ग्रेविटेशनल वेव्स। इन तरंगों ने अरबों प्रकाश वर्ष पार किए और लीगो नामक डिटेक्टर तक पहुंची, जहां उन्होंने स्पेस को एक परमाणु से भी छोटी दूरी तक हिलाया। सोचो, 2 ब्लैक होल अरबों साल पहले टकराए और उनकी गूंज आज भी हमें सुनाई दी। यानी ब्रह्मांड सिर्फ रोशनी में नहीं, कंपन में भी बोलता है। आइंस्टाइन ने जब अपने समीकरण लिखे, तो दुनिया उन्हें समझ ही नहीं पाई। पर एक सैनिक, कार्ल श्वार्ज़शील्ड, ने युद्ध के मैदान में बैठकर उनका हल निकाला और वहीं से जन्म हुआ ब्लैक होल का। एक ऐसी जगह जहां स्पेस टाइम इतना झुक जाता है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। यह वो जगह है जहां फिजिक्स खुद हार मान लेती है। आज नासा के कंप्यूटर सिमुलेशन सिर्फ तारों की रोशनी नहीं दिखाते, वे दिखाते हैं स्पेस टाइम के झुकाव, उसकी लहरें, उसका नृत्य। हर ग्रह, हर तारा उसी अदृश्य जाल में घूम रहा है, मानो कोई देव संगीत चल रहा हो। यह ब्रह्मांड एक कॉस्मिक कोरियोग्राफी है, जहां स्पेस और टाइम मिलकर एक अनदेखा नृत्य रचते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी बहुत बड़ी चीजों के लिए सही है, गैलेक्सी, ब्लैक होल, तारे। लेकिन जब हम सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यह फैब्रिक स्थिर नहीं, बल्कि उबलते हुए समुद्र की तरह है। हर सेकंड लाखों सूक्ष्म बुलबुले बनते और मिटते हैं। यानी खाली जगह भी खाली नहीं, वो भी जीवित है, बदलती है, सांस लेती है। यही रहस्य अब विज्ञान सुलझा रहा है। क्वांटम ग्रेविटी, जहां आइंस्टाइन और क्वांटम दोनों एक होंगे। लीगो, वर्गो, कागरा जैसे उपकरण अब ब्रह्मांड के कंपन सुनते हैं। हर तरंग किसी ब्लैक होल की गूंज, किसी तारे की अंतिम चीख है। ये वो संगीत है जिसे हम कानों से नहीं, बल्कि गणित से सुनते हैं। हर सिग्नल, हर डाटा पॉइंट ब्रह्मांड की किसी कहानी का टुकड़ा है। एक पल की तरंग, अरबों साल की यात्रा। आइंस्टाइन की थ्योरी वहां तक जाती है जहां समझ जाती नहीं। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी, जहां स्पेस और टाइम दोनों खत्म हो जाते हैं। वहां न दूरी है, न वक्त, बस कुछ नहीं। और शायद वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, वो पहला क्षण, वो पहली धड़कन, जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया।
अगर ब्रह्मांड खुद को देख सके तो शायद वो मुस्कुराए, क्योंकि उसने खुद को मोड़कर खुद के भीतर ब्रह्मांड बना लिया है। हर लहर, हर झुकाव, हर प्रकाश बस उसी एक कपड़े की सिलवटें हैं। हम सब उस फैब्रिक के धागे हैं जो समय की उंगलियों से बुना जा रहा है। जब हवा रुकेगी, जब प्रकाश थमेगा, तो भी वो जाल बना रहेगा, क्योंकि वो ही असली रियलिटी है। धीरे धीरे यह कहानी यहीं थमती है, पर ब्रह्मांड की फुसफुसाहट अब भी जारी है। हर तारा अब भी जल रहा है, हर गैलेक्सी अब भी गा रही है, और हर सुनने वाला कहीं ना कहीं उसी अनंत संगीत का हिस्सा है। अगर तुम्हें भी यह यात्रा उतनी ही रहस्यमयी लगी जितनी हमें, तो इस सफर को यहीं खत्म मत करो, इसे आगे बढ़ाओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब हम फिर मिलें तो साथ में किसी नए रहस्य की ओर निकल सकें। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है अनंत इन्फिनिट की उस अंतहीन यात्रा की, जहां विज्ञान भी रोशनी है और रोशनी ही जीवन।